ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए पहले मैं यहाँ गया, मैंने क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट ये मैक्रो 1 मैक्रो 2 इस तरीके से नाम लेता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सॉर्ट बाय ब्रांच। ठीक है, हरप्रीत जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब ओके करने से पहले यहाँ देखो, यहाँ ना मेरे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये लिखा है ना स्टोर मैक्रो इन। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो 3 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, दूसरा है न्यू वर्कबुक, और तीसरा है दिस वर्कबुक। इस वक्त। अब पर्सनल मैक्रो वर्कबुक क्या होती है कि जब भी हम अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो इसके सेटअप में ही बाय डिफॉल्ट एक फाइल होती है पर्सनल के नाम से। तो अगर अच्छा मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये जो भी कोडिंग होगी वो इस फाइल में ना होकर वो पर्सनल नाम की जो फाइल है मेरे पास उसमें जाके स्टोर होगी। ठीक। ठीक है। ठीक है, दूसरा न्यू वर्कबुक, मैं काम इसमें करूंगा लेकिन एक नई वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर कोडिंग होगी। अच्छा तीसरा दिस वर्कबुक, कि मैं काम भी इसमें कर रहा हूँ, मेरी कोडिंग भी इसी में होगी। तो हम दिस वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं। इसमें तो पता होगा आपको कि ये शॉर्टकट दे सकते हैं हम और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है। तो जब हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे ना तो हम अपने स्टेप्स को भी याद रखेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैंने क्लिक किया C3 पे, फिर मैंने कंट्रोल A करके इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसको सॉर्ट किया HSU, सिलेक्ट किया यहाँ पर ब्रांच A to Z रखा और ओके कर दिया। उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया F3 पे और फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। अब इसका देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे बनी, कहाँ आई होगी और क्या कोडिंग हुई होगी। तो मैंने प्रेस किया ऑल्ट F11, मॉड्यूल्स में गए, बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 1 क्रिएट हो गया। ये हमने बनाया था सॉर्ट बाय ब्रांच। ठीक है, तो हमने सिलेक्ट किया था C3 से E15, ये रहा C3 से लेकर E15 तक। तो रेंज ठीक है। C3 टू E15 डॉट सिलेक्ट, मतलब वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट, पहली वर्कशीट डॉट ये सॉर्टिंग का मेथड है। ठीक है, कि जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो ये वाली कोडिंग आती है। उसके बाद सॉर्ट डॉट सॉर्ट फील्ड डॉट एड टू की रेंज। अब देखो जिससे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, जिस कॉलम में हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ये वो वाला कॉलम आएगा। तो C4 से C15 हमने किया था, ब्रांच में किया था ना, तो ब्रांच कौन सा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी के अकॉर्डिंग वो सॉर्टिंग हुई है। C4 उसके से। बाद उसके बाद ये सॉर्टिंग मेथड है। ठीक है, कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए। ये वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हुई, किस अकॉर्डिंग हुई है, वैल्यू के अकॉर्डिंग हुई है। और सॉर्टिंग नॉर्मल है बस। अब ये देखो, एक ये विद लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एंड विद। तो हम विद कब यूज करते हैं? एक्चुअली अगर मैं इस विद को हटा दूं उसके बाद भी ये काम करेगा कोड, लेकिन उसके लिए क्या होगा, कोड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब एक्चुअल कोड अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये पता है क्या होगा, ये होगा एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट 1 डॉट सॉर्ट डॉट सेट रेंज, फिर रेंज। फिर ये जो सिर्फ डॉट हेडर लिखा है ना, ये सिर्फ डॉट हेडर नहीं है, इसके आगे लिखा हुआ है एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट 1 डॉट सॉर्ट डॉट हेडर। फिर यही लाइन इसके आगे भी लिखी हुई अच्छा। है, फिर यही लाइन इसके आगे भी लिखी हुई है, मतलब सबके आगे यही ये सेम सारी लाइन लिखी हुई है। सारी अब चीजें बार बार यूज करने के लिए ना करी जाए, इसलिए विद लगाया गया है। यस, तो ये विद लगाने का मतलब है कि मैं बस ये लाइन एक बार लिखूंगा और उसके बाद जितना भी जो कुछ भी डॉट 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 करके लिखूंगा, इट मीन्स कि ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, और ये एंड विद हो गया, यहाँ पर खत्म। और उसके बाद हमने क्या किया था, F3 पे सिलेक्ट, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो हमने बना दिया ब्रांच वाइज। अब मुझे प्रोडक्ट का भी बनाना है। या तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर लूं, या मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लूं और चेंज क्या करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ
ये, ठीक है, सिर्फ ये चेंज करना होगा। इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, D4 से लेकर D15, बस, बाकी पूरा मेथड सेम होगा। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉर्ड करते हैं, तीसरा वाला कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं दोबारा से एक रिकॉर्ड करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं सॉर्ट बाय प्रोडक्ट एंड देन ओके। अब अगेन मैंने वही किया, सिलेक्ट किया, ऑल्ट HSU, ब्रांच की जगह मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, ओके किया, F3 पर क्लिक किया और स्टॉप कर दिया। अब देखते हैं इसकी कोडिंग, ये आ गई इसकी कोडिंग। देखो इसकी कोडिंग और ये कोडिंग बिल्कुल सेम होगी सिवाय यहाँ के, बाकी सारी रेंज, ये देखो ये वाली रेंज मैच है, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज में मैच है, ये F3 मैच है। सिर्फ जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमने सॉर्टिंग की है सिर्फ वही कोड चेंज, रेंज चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस बार अब हमें तीसरा जो करना है वो करना है प्राइस वाइज, सॉर्ट बाय प्राइस। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट की जगह प्राइस। हाँ, और इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, सॉर्ट बाय प्राइस हो गया, और यहाँ पर D4 की जगह E4 से लेकर E15, बस, और कुछ नहीं, और कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, अब ये देखिए ये प्राइस वाइज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मैं इसको रन करता हूं। मैंने यहाँ गया और मैंने इसको यहाँ से रन किया और ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। अब मैं जो कह रहा था आपसे, मैं क्या कह रहा था कि मैं 3 बटन बनाना चाहता हूँ। मैं उन बटन पे जब क्लिक करूं तो ये उसी अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। तो मैं जाता हूँ डेवलपर पे, इंसर्ट, और पहला बटन ले लिया, ये मैंने लिया, इसको मैंने दे दिया सॉर्ट बाय ब्रांच और ओके, इसको नाम दे देता हूं मैं ब्रांच। फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट और अगेन पेस्ट, 3 चाहिए मुझे। फिर इसी को इसका नीचे ऐसे रख देता हूँ, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, इसको मैं दे देता हूँ प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट दे देता हूँ, ओके, और इसका नाम बदल देता हूँ एडिट टेक्स्ट, प्रोडक्ट। फिर इस पे राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, इसको दे देता हूँ प्राइस, ओके, इसका नाम बदल देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ प्राइस। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ब्रांच पे, तो ये ब्रांच वाइज, ये प्रोडक्ट वाइज, देखो 1 2 3 4, और ये प्राइस वाइज। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे मैक्रो बना सकते हैं। अब इसी को अगर मैं चाहता हूं कि क्या हो कि मैं एक बटन यहाँ बनाऊं, मैं उस बटन का नाम देता हूं सॉर्ट। अभी इसके अंदर कोई मैक्रो असाइन नहीं कर रहा मैंने क्या कैंसिल, और इसको नाम दे देता हूं सॉर्ट, सिंपल सॉर्ट। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एक इनपुट बॉक्स आए, और इनपुट बॉक्स में अगर मैं 1 लिखूं तो ब्रांच वाइज सॉर्ट हो जाए, 2 लिखूं तो प्रोडक्ट वाइज हो जाए, 3 लिखूं तो प्राइस वाइज हो जाए। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे हमने पहले क्या किया था, लास्ट क्लास में जो इनपुट बॉक्स यूज किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैं लिखता हूँ सब
और इसको नाम दे देता हूँ सॉर्ट बाय इनपुट बॉक्स। ठीक है, और इनपुट बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, डिम x एंड x इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। अब यहां मैं मैसेज देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं 1, यहां लिख देता हूं सॉर्ट बाय ब्रांच। ठीक है, अब कॉमा 2 सॉर्ट बाय प्रोडक्ट, फिर कॉमा 3। 3 डॉट का दे रहे हैं आप, बीच में डैश है। ये बस ऐसे ही, ये मतलब मैं चाहता हूँ उसके आगे लिखा हुआ है, जो जैसा मैं चाहता हूँ लिखा हुआ वो टाइप कर रहा हूँ मैं, कोड से लेना देना नहीं है इसका कुछ। सॉर्ट बाय प्राइस। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं, अब यहाँ इफ की कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ x इज इक्वल टू 1 देन, अगर x 1 के बराबर हो तो क्या हो। ठीक है, और इंटर मारूंगा और यहां मैं लिखूंगा एंड इफ। इफ जो है इफ से स्टार्ट होगा और ये खत्म होगा एंड इफ पे। ठीक है, और जब भी आप इफ लगाओ तो एंटर करके एंड इफ पहले लगा लो, उसके अंदर कंडीशन बाद में दो। बिकॉज होगा क्या, फिर हम बाद में भूल जाते हैं कि इफ कहाँ कहाँ लगाना था, क्योंकि ये नेस्टेड इफ हो सकता है, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर तीसरा इफ, फिर चौथा इफ। ठीक है, तो कौन सा इफ कहाँ क्लोज करना है वो ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो अगर x 1 के बराबर है तो क्या हो, तो मेरा ब्रांच वाइज सॉर्ट हो। ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरा कोड मैं दोबारा लिखूंगा ब्रांच वाला, या तो मैं इस कोड को पूरा, या तो इस कोड को ले लूं यहां तक, सब लेने की जरूरत नहीं है, या तो इस कोड को कॉपी पेस्ट करूं, या फिर सिंपल तरीका है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा बना हुआ है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसके नाम को कॉपी करूं। ठीक है, और यहां पर पेस्ट कर दूंगा कि अगर 1 हो तो ये वाला जो भी नाम होगा वो रन हो जाए। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? ठीक है, अब दूसरा करता हूं मैं लिखूंगा एल्स इफ, इफ के अंदर दूसरा इफ, एल्स इफ x इज इक्वल टू 2 देन, अब क्या हो, अब सॉर्ट बाय ब्रांच हो जाए, सॉरी सॉर्ट बाय प्रोडक्ट। अब ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, जो यहां में लिख रहा हूं वही उस पहले वाले का होना चाहिए। फिर एल्स इफ x इज इक्वल टू 3 देन सॉर्ट बाय प्राइस। उसके बाद एल्स, जो लास्ट में हम फॉल्स कंडीशन देंगे उसमें सिर्फ एल्स लिखते हैं। एल्स के अगर 1 2 3 में से कुछ ना हो तो क्या हो, तो एक मैसेज बॉक्स आ जाए MSG बॉक्स, और उसमें लिखा हुआ है प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, और कोई डाउट? ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। मैं यहां से रन नहीं करता, यहां से करता हूं। तो मैं सॉर्ट पे गया, राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, और ये रहा सॉर्ट बाय इनपुट बॉक्स, इस पे क्लिक किया और ओके। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक इनपुट बॉक्स आया। अब इसमें लिखा हुआ है देखो, 1 सॉर्ट बाय ब्रांच, 2 सॉर्ट बाय प्रोडक्ट, 3 सॉर्ट बाय प्राइस। ठीक है, पहली चीज तो ये देखने में अजीब लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर यही चीज ऐसा लिखा हो कि 1 सॉर्ट बाय ब्रांच, फिर ये 2 जो यहाँ ना होकर
नीचे होता, फिर ये 3 यहाँ ना होकर नीचे आता। ठीक है, हाँ, तो ये भी अभी करेंगे कि इसको कैसे करेंगे। पहले देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं लिखता हूँ 1, मैंने किया ओके, ये हो गया। फिर सॉर्ट किया, अब मैंने प्रेस किया 2, किया ओके, और ये सॉर्ट हो गया। फिर किया, लिखा 3, ओके, और ये सॉर्ट हो गया। अब इसके अलावा और कुछ लिख के देखते हैं। मैंने लिख दिया 10, ओके, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, ओके। तो अगर मैं 1 2 3 के अलावा और कुछ लिख दूंगा तो वो मैसेज बॉक्स दे देगा। अब बारी आती है कि ये नीचे नीचे कैसे लिखना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जाके ऐसे एंटर मार दूंगा ना, तो ये कोड लेगा ही नहीं, ये रेड हो गया। रेड मीन्स ये कोड है ही नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड होता है, यहाँ हटा के मैं कॉमा हटाता हूँ। यहाँ लिखना होगा मुझे VBCLRF, इसको याद रखना, VBCLRF। ठीक है, और इससे पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा n% के मार्क से, और इसके बाद भी n% का मार्क लगेगा ऐसे। तो मतलब पहली लाइन, ये मेरी पहली लाइन हुई, और ये मेरी दूसरी लाइन हुई। तो पहली और दूसरी लाइन के बीच में n%, VBCLRF, और फिर n%। इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, बस। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ये कुछ, एक मिनट, गलत हो गया कुछ। VBCLRF, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना। सॉरी, उल्टा लिख दिया, CRLF है। VBCRLF, अब भी नहीं लिया इसमें तो। BBC on ये गलती कर दी मैंने, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया। जैसे मेरी पहली लाइन खत्म होगी, मेरी पहली लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर खत्म हुई, तो मुझे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ ये खत्म कर देना है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो 2 से स्टार्ट होगी, तो इससे पहले भी इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से और यहाँ तक, मतलब एवरी लाइन को मुझे इन्वर्टेड कॉमास में करना है। ठीक है,
हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये पहली लाइन हुई, ये इन्वर्टेड कॉमास में होगी दोनों तरफ। उसके बाद n% VBCRLF, फिर अगेन सेकंड लाइन, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर अगेन वही VBCRLF, और फिर थर्ड लाइन। अब इसको हम अगर रन करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा, हाँ, ठीक है। तो ये जो कोड है, ये एंड वाला, ये किसी भी चीज को सिमेट्री में करने के लिए। ये वाला इतना, ये कोड क्या होता है, दो लाइनों को जोड़ेगा, लेकिन क्या, ऊपर नीचे, पहली लाइन ऊपर, दूसरी लाइन नीचे। कॉन्कैटिनेट है ये एक तरीके का, लेकिन डाउनवर्ड कॉन्कैटिनेट है। हाँ, ठीक है, बाकी फंक्शन बिल्कुल सेम है। एक लिखेंगे तो सॉर्ट बाय वन होगा, ब्रांच होगा, दो लिखेंगे तो होगा, फिर तीन लिखेंगे तो होगा। कोई डाउट नहीं सर। इसमें, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, एक और रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं एक छोटा सा डेटा ले लेता हूँ। ये हो गया ब्रांच, और ये कुछ मंथ हो गए, मैं सितंबर तक डेटा ले लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। अब इसका क्या है, मैं बनाना चाहता हूँ एक ग्राफ, ठीक है। तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया, और ये ग्राफ भी मैं क्या बनाना चाहता हूँ, अलग अलग, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, चेन्नई का अलग, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट किया और इंसर्ट और ये बन गया, क्या बोलूं? ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या लेता हूं, मैंने लिया ये, और फिर ये लिया, इंसर्ट, और अब बन गया ये, ठीक है। एक्चुअली अब मैं क्या चाहता हूं एक्चुअली कि मैं यहाँ पर जैसे मैंने वो बटन बनाए थे, वैसे ही बटन यहाँ भी बनाऊं, और इस पे लिख दूं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दिल्ली पे क्लिक करूं तो दिल्ली का ग्राफ आए, मुंबई पे क्लिक करूं तो मुंबई का आए, चेन्नई पे क्लिक करूं तो चेन्नई का ग्राफ आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वो बना लेता हूँ, इसको भी एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसका ग्राफ बना के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ गया, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और मैंने यहाँ इसको नाम दे दिया ग्राफ, और ओके। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको सिलेक्ट ना अलग अलग कर रहा हूँ, जैसे मैं पहले मुंबई वाला कर रहा हूँ, मैंने ब्रांच ले लिया और ये ले लिया। रिकॉर्ड मैक्रो नीचे भी आता है और वहां पे भी कर सकते हैं रिकॉर्ड मैक्रो, हाँ दो जगह पे कर हाँ सकते हैं हाँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, ठीक है, ये ये कहीं सिलेक्ट से कर, इंसर्ट करना पड़ता है या नीचे, या सब में आता है? ये आता है, सब में आता है। रेडी के बाद? हाँ, नहीं रेडी तो ये इसलिए लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज अभी रेडी है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अदरवाइज एक छोटा सा रेडियो टाइप बटन आ रहा होगा।
अच्छा फिर मैं गया इंसर्ट में और मैंने इसको बना के और ये छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये स्टॉप कर दिया। ये देखो ये रहा। हाँ ठीक है, अब इसकी कोडिंग देखते हैं कैसी हुई होगी। ये देखो ये रहा ग्राफ। हाँ पहले तो ये देखो कि इसने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, फिर इसने क्या किया, C5 को एक्टिव किया। एक्टिव मीन्स जो जिस वक्त उस पर क्लिक है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्टिव शीट डॉट शेप। ये जितने भी ग्राफ होते हैं ना, ये सारे शेप के अंडर आते हैं। ग्राफ हो गया, या फिर आप यहाँ पर जाओगे, ये रे शेप्स, ये सब शेप्स हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, ये सब शेप आता है। तो शेप्स डॉट एड चार्ट टू, हमने चार्ट टू ऐड किया। अब ये 201 उसका नंबर है उस चार्ट का। ठीक है, फिर एक्सेल कॉलम क्लस्टर्ड, ये उस जो हमने चार्ट सिलेक्ट किया था ये उसका नाम है। जैसे आप यहाँ जाओगे इंसर्ट, जैसे यहाँ पे जाओगे ना तो लिखा हुआ आएगा, देखो क्लिक करो, ये रहा, इस पे लिखा हुआ है, देखो क्लस्टर्ड कॉलम। अच्छा ठीक है, तो ये इसका नाम है, एक्सेल कॉलम क्लस्टर्ड डॉट सिलेक्ट, कि हमने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद एक्टिव चार्ट, अब ये सिलेक्ट हो गया चार्ट, अब ये सिलेक्ट हो गया, इट मीन्स ये एक्टिव है अब। तो एक्टिव चार्ट डॉट सेट सोर्स डेटा, कि उसका डेटा क्या हो। तो सोर्स इक्वल टू रेंज शीट 2 का C3 से लेकर I3, फिर कॉमा शीट 2 का C5 से लेकर I5। ये तो हो गई हेडिंग, ये रही। इसको मैं इधर कर देता हूँ साइड में। ये तो हो गई हेडिंग। ठीक है, उसके बाद C5 से I5, तो ये रहा C5 से I5। अब मैंने इसको देखो, ये कोडिंग ना मैं रिकॉर्डिंग में ऐसे भी कर सकता था, इसको सिलेक्ट करके। लेकिन उस वक्त होता क्या, पूरा कोड ये सेम रहता, बट ये बीच में कॉमा नहीं आता। उस वक्त क्या रेंज हो जाती, C3 से लेकर, ये C3 से लेकर हो जाता I4। हाँ ठीक है, और उस वक्त ना फिर हमें खुद ये टाइप करना होता कि वहां से वो हट जाए, और कॉमा लगा के मुझे चेंज करना पड़ता। तो पहले स्टॉप करो फिर रिकॉर्ड करो। हाँ, तो इसीलिए अब ये तो फिक्स है हेडिंग, तो मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ दिल्ली हो, अगर मुझे दिल्ली का चार्ट चाहिए तो मैं दिल्ली की रेंज डाल दूंगा यहाँ, C4 से लेकर I4 तक। ठीक है, और अगर मुझे चेन्नई की चाहिए होगी तो C6 से लेकर I6 तक डाल दूंगा। सिर्फ मुझे यही चेंज करना होगा। लेकिन अब एक चीज देखो, अगर मैं इसी को दोबारा चला दूं, इसी कोड को अगर मैं दोबारा चला दूंगा तो क्या होगा। मैंने इसको दोबारा चला दिया, ये चल भी गया, हुआ क्या, दोबारा इसने चार्ट बना दिया। हाँ लेकिन मैं दोबारा तो चाहता ही नहीं हूं कि बने, बन चुका है वो, अब बस उसमें डेटा चेंज हो। हाँ तो पहली चीज तो ये जो ऐड वाला है ना, ये पहली 3 लाइन डीएक्टिव डिलीट कर दो। अच्छा ठीक है, मतलब नहीं, ये पहली वाली नहीं, ये वाली होगी। अब देखो, या तो अगर मैं डिलीट करता हूँ, होगा क्या कि कल को हो सकता है मुझे जरूरत पड़ जाए। हाँ तो इसके आगे कोमा लगा देंगे वो रेड हो जाएगा। हाँ नहीं, ग्रीन हो जाएगा, ये अपोस्ट्रोफी का मार्क लगा देंगे ऐसे। हाँ हाँ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो ठीक ग्रीन है, कर देंगे। अब ये देखो कि अब ये बात आती है तीसरी वाली कोड की। ठीक है, कि क्या अगर मैं इसको डीएक्टिव कर दूं, कमेंट लगा दूं, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने एरर दे दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक्टिव चार्ट। ठीक है, लेकिन एक्टिव तो कोई चार्ट है ही नहीं, किसी चार्ट को हमने हाँ सिलेक्ट ही नहीं कर रखा। और अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये तो ऐड कर देगा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो ऐड करने के लिए है, तो मुझे पहले उस चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? इस चार्ट का जो भी नाम होगा ना, वो नाम डॉट सिलेक्ट, बस इतना सा कोड है। अब इसको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं दोबारा जाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, कुछ भी नाम दे दो, इसको नाम दे देता हूं मैं सिलेक्ट चार्ट। ओके, मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक कर दिया बस, और स्टॉप कर दिया। अब जाके देखता हूँ क्या कोड बना। ये देखो, चार्ट 3 डॉट एक्टिव, तो एक्टिव शीट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स। कौन सा चार्ट ऑब्जेक्ट? चार्ट 3, और चार्ट 3 क्या है इसका नाम? जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखो ये लिखा हुआ आ रहा। तो जो भी चार्ट का नाम होगा उसको मुझे एक्टिव करना है, तो इस वाले कोड को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और इस वाले पे कमेंट लगा दूंगा, बस। और अगर मैं अब इसको चलाता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, कोई चेंज भी नहीं होगा इसमें, बिकॉज यहाँ मैंने कुछ चेंज किया नहीं है, ठीक है, तो वो चेंज भी नहीं होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, अभी ग्राफ नाम दे रखा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ग्राफ अंडरस्कोर मुंबई, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको नाम दे देता हूँ मैं ग्राफ अंडरस्कोर दिल्ली। अब इसके अंदर कुछ नहीं चेंज करना, मुझे सिर्फ एक रेंज चेंज करनी है, कौन सी? ये वाली, ठीक है। अब ये हो जाएगा, दिल्ली की क्या रेंज है? C4 से लेकर I4, C4 से लेकर I4। अब मैं इसको अगर चलाता हूं यहां से, तो ये मुंबई से दिल्ली हो गया। ऐसे ही इसको मैं चेन्नई के लिए इसको दोबारा कॉपी करता हूं और यहाँ पर पेस्ट करता हूं। ये है मेरा चेन्नई 6th रो, तो C6 से I6, इसका नाम बदलना पड़ेगा, दिल्ली से मैं इसको ग्राफ अंडरस्कोर चेन्नई कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर 3 बटन बना देता हूं, डेवलपर, इंसर्ट, इस तरीके से मैं यहाँ इसको मैं दे देता हूँ ग्राफ दिल्ली, इस पे लिख देता हूँ दिल्ली, इसी को मैंने किया कॉपी, पेस्ट और पेस्ट। एडिट टेक्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ मुंबई, असाइन मैक्रो एंड ग्राफ मुंबई, इसको नाम दे देता हूँ मैं चेन्नई, असाइन मैक्रो एंड चेन्नई। अब देखते हैं ये मुंबई, ये चेन्नई, ये दिल्ली। तो इस तरीके से हम इसको यूज करके डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये है हमारी रिकॉर्डिंग, और बहुत सारी हो सकती हैं रिकॉर्डिंग में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-4 रिकॉर्डिंग करके देखना आप, फिर उसके कोड को समझने की कोशिश करना, कि जैसे इसमें सिलेक्ट आ रहा है, डॉट सिलेक्ट मतलब कोई भी जो भी चीज, जो भी हमने रेंज सिलेक्ट करनी है, बस वो रेंज लिख के डॉट सिलेक्ट, तो वो डॉट सिलेक्ट हो जाएगा।
डॉट एक्टिव मतलब कि उस वक्त जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, लाइक अगर अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, I9, तो ये एक्टिव है। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया ये चार्ट, तो ये चार्ट एक्टिव है। तो इस तरीके एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो उस वक्त हमने सिलेक्ट किया हुआ है या ओपन है। अगर मैं शीट की बात करूं तो इस वक्त शीट 2 एक्टिव है, क्योंकि मैं शीट 2 पे काम कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। फिर एक छोटा सा और इनपुट बॉक्स और एक और लेते हैं। मैं लिखता हूं सब, और इसको नाम दे देता हूं, इनपुट बॉक्स ही नाम दे देता हूं, इनपुट अंडरस्कोर बॉक्स। अब मैं लेता हूं dim x एंड x इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और मैं कहता हूं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं इफ str ptr ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 0, देन अब इफ लगाया है तो ये कहाँ खत्म होगा, एंड इफ पे। अभी हम देखते हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं। अब ये वाला जो कोड है ना, str ptr और ब्रैकेट में x मतलब जो भी मैंने ये वेरिएबल लिखा है, अगर मैं इसकी जगह a लेता तो मैं यहाँ भी a लिखता, अगर मैं यहाँ कोई नाम देता इसको तो वो यहाँ नाम लिखता, क्योंकि इनपुट बॉक्स में हमेशा ओके ही थोड़ी ना करेंगे, हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं। तो अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूं तो क्या हो, तो उसके लिए हमें ये वाला कोड लिखना होता है कि इफ str ptr x इज इक्वल टू 0, 0 मतलब कैंसिल, तो क्या हो, एक मैसेज बॉक्स आए, मैसेज बॉक्स, और उसमें लिखा हुआ आ जाए यू हैव कैंसल्ड इनपुट बॉक्स। एल्स अगर 0 ना हो तो भी एक मैसेज बॉक्स आए, MSG बॉक्स, और उसमें लिखा हुआ आ जाए वेलकम और जो भी हमने नाम लिखा है। तो वेलकम जो है मुझे लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में, वेलकम स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एक्स। अब ये एक्स मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इसके आगे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, एक स्टैटिक वैल्यू है। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं वो स्ट्रिंग होता है, मतलब कोई स्टेटमेंट, कोडिंग नहीं, कोई स्टेटमेंट अगर मैं दे रहा हूं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे वेलकम है, ये भी स्ट्रिंग है, ये जो लिखा हुआ है हमने यू हैव कैंसल्ड इनपुट बॉक्स, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और x एक वेरिएबल है। स्ट्रिंग के अंदर अलग कोई वैल्यू नहीं होती, स्ट्रिंग जो सामने दिखाई दे रही है वही उसकी वैल्यू है। यहाँ वेलकम दिख रहा है तो ये वेलकम ही है, लेकिन यहाँ हाँ, लेकिन यहाँ x दिख रहा है तो x नहीं है, x के अंदर कुछ भी हो सकता है, x के अंदर वो होगा जो हम इनपुट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो वेलकम, और फिर इसको मैं कनेक्ट करूंगा %, से, जैसे कॉनकैटनेट में करते हैं। ठीक है, तो वेलकम एंड जो भी मैं नाम लिखूंगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूं तो जैसे इसमें आ गया एंटर योर नेम, तो अगर मैं लिखता हूं विनोद तो x की वैल्यू हो गई विनोद, तो मैसेज बॉक्स क्या आएगा मेरे पास, वेलकम विनोद। अच्छा, और अगर जैसे मैंने अब लिख दिया हरप्रीत, तो अब x की वैल्यू हरप्रीत है, तो मैसेज बॉक्स में क्या लिखा हुआ आएगा, वेलकम हरप्रीत।
और अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो मैसेज लिखा हुआ आएगा यू हैव कैंसल्ड इनपुट बॉक्स, या जो भी हम चाहते हैं वो हो जाएगा। STPTR ये वाला कोड है। हाँ ठीक है। तो दो बटन है उसमें, ओके या कैंसिल। तो ओके दबाएं तो क्या हो, कैंसिल दबा दें तो क्या हो। हम इसके जो हम कंडीशन लगाते हैं उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले कर दूं if समझ में नहीं आया, आपकी वॉइस स्लो आ रही है, थोड़ा बोलना, क्या करें। जैसे हम इसकी कंडीशन लगाते हैं और दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन बाद में और बाद की कंडीशन पहले कर देते हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर दूं कि अच्छा x इज इक्वल टू, हाँ, इफ मैसेज बॉक्स वेलकम एंड एक्स एल STPTR ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको। चलेगा नहीं। रीजन क्योंकि इसके कंडीशन में हम तो बदल देते हैं कंडीशन। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ये ना लॉजिकल है। अच्छा जैसे पहले इनपुट बॉक्स आया, ठीक है, ठीक है। और हमने क्या किया, उसको ये वाली स्टेटमेंट नहीं दी। अगर हाँ मैं ये वाली स्टेटमेंट नहीं देता, ठीक है ना, तो होगा क्या, आप कैंसिल दबाओ चाहे ओके दबाओ, वो मैसेज बॉक्स पहले दिखा देगा और लिख देगा वेलकम और जो भी उसके अंदर होगा, अच्छा और उसके बाद फिर इसको चेक करेगा। वो पहले मैसेज दे देगा और फिर इसको चेक करेगा। अच्छा। नहीं, हम विफ की कंडीशन वैसे लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऊपर नीचे कर लेते हैं ना। मतलब आप कह रहे हो कि ये वाला मैं पहले दे दूं हाँ और इसको बाद में दे दूं। हाँ, तो चलेगा तो वही ना, इफ दिस और दिस, नहीं नहीं, तो ये यहाँ हो आप तो ये ना नहीं, हो, ये हो तो ये। मेरे पास नहीं, उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ लिखने के लिए कुछ नहीं है ना। अच्छा भाई देखो, इनपुट बॉक्स आ गया, उसके बाद तो ओके ही होना है। हाँ, वहां हमारे पास लिखने के लिए होता है, यहाँ कुछ है नहीं। हाँ, तो मेरे को चेक क्या करना है कि अगर कैंसिल हो तो क्या हो, अदरवाइज क्या ओके। तो ओके का मतलब है कि एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू गई है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, हाँ ये हो सकता है। अब नॉट इक्वल टू का मार्क ये होता है, ठीक है। जैसे मैं इसी को कॉपी करता हूं, पेस्ट किया, और इनपुट बॉक्स 1 नाम दे देता हूं इसको। अब यहां मैं चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक हम देंगे कैसे, इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बस, ये बीच में स्पेस भी नहीं है, हाँ ठीक है। ओपन और क्लोज, ठीक है। तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या हो, तो एक मैसेज बॉक्स आए, तो जिसमें लिखा हो वेलकम स्पेस एंड एक्स, यहां तक तो ठीक है। एल्स, ठीक है। STPTR अब यहां मैं लिखता हूं STR एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि एल्स तो एल्स है। अब इसको देखो, चला के देखते हैं। ये हटाओ ना, मैसेज बॉक्स वेलकम नहीं तो वाला। मैं, हाँ, इसको कैंसिल लिख देता है सिर्फ ना। हाँ कैंसिल। अब इसको मैं चलाता हूँ, ये देखो, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फॉल्स कंडीशन है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे लिख नहीं सकते। मैं एल्स की जगह क्या लिखूंगा, एल्स इफ, क्योंकि यहां भी चेक करेगा वो, एल्स इफ देन, एल्स अगर ये हो तो क्या हो, एक मैसेज बॉक्स आए ये वाला, ठीक है। हाँ जी। समझ में आए।
अब रन करके देखो। अब देखो रन हो जाएगा अब, लेकिन रिजल्ट देखना किस तरीके से आएगा। रन हो गया। अब मैं अगर इसमें नाम लिखता हूं पहले तो, ओके किया तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ जब लिया, कैंसिल करूंगा तब अब मैंने कैंसिल किया और ये कैंसिल हो गया। हाँ चलो चल चल गया। तो गया। मैंने सोचा था पहले ये इसको रन करेगा फिर इसको, ये चल गया। कभी भी एल्स और इफ कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो वो दोनों वर्क करेंगी, चाहे किसी तरीके से करें या ना करें, हाँ ऐसे हाँ, करेंगे। वो करेंगी, वो तो करेंगी। लेकिन इफ कंडीशन में ऑलवेज आपको लॉजिक लगाना होगा। जैसे आप एक्सेल में अगर इफ की फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि पहली कंडीशन कौन सी लगाऊं, दूसरी कौन सी लगाऊं। हाँ हाँ, मतलब वही, वो तो देखना पड़ता है। अब कई बार अगर मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ किसी के लिए, मेरे को ग्रेटर देन यूज करना यस यस, पड़ेगा। हाँ अगर मैं हाँ, वो पीछे कर दूंगा तो मुझे उसको ग्रेटर देन की जगह मुझे लेस देन यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही। जैसे वो इनकम तो टैक्स यहाँ का पर भी लॉजिक। इनकम टैक्स की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमें हाँ देखना पड़ता है कि पहले कौन सा लगाएं, पहले हाँ बड़ा हाँ अमाउंट आएगा या पहले छोटा आएगा। हाँ हाँ। मैं वही देखना चाहता था, मैंने कहा हो तो जाएगा, एसटीबीडीआर में नीचे कर दूं तो होगा, कोई ना कोई तो रूट तरीका होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कि ठीक अगर कैंसिल कैंसिल, ये याद रखना, ये एक्चुअली क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं है, STR PTR, है। ठीक है, तो इनको याद रखना थोड़ा। और इनको क्या करना, देखो कोडिंग आप कोई भी करो, आपको ना मुंह जबानी ना ज्यादातर कभी याद नहीं रहेगी, तो इनका रट्टा मारने की कोशिश मत करना। बस इतना याद रखना कि कहीं ना कहीं आपने ये सेव कर रखा है, क्योंकि कोडिंग आप जब भी करोगे तो हर बार अलग ही कोडिंग करोगे। एक जैसी, मतलब लॉजिक अलग होगा, किसी में ऊपर होगा कोडिंग नीचे, एक जैसी कोडिंग कभी नहीं करोगे, क्योंकि अगर एक जैसी ही करनी है तो कोडिंग का कोई फायदा नहीं हाँ वो तो है ही। है ना। तो बस इतना याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ होता है और मेरे पास वो कहीं ना कहीं सेव है। फिर धीरे धीरे आप उसके यूज टू हो जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगी। इसको बैठ के ना याद करने की कोशिश मत करना, वो वेस्ट नहीं ऑफ नहीं टाइम है। नहीं, तो सर हमें याद करने वाली चीजें रहती नहीं याद, हमें तो कुछ हाँ, लॉजिकल चीज समझ में आती है हमें तो। ठीक है, तो यही है कि कोई भी कोडिंग हो उसको याद नहीं करना, लेकिन लॉजिक याद रखने हैं कि मुझे लॉजिक क्या लगाना है, स्टेप क्या होना चाहिए। अगर मुझे वो तो लास्ट, दो तीन बारी अभी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, अगर मैं इसको दो तीन बारी जब अपने हाथ से करके देखूंगा तो मुझे समझ में वो आएगा। अपने जैसे आप कल आ जो, जाएगा। हाँ क्लास वन दी थी ना, उसमें भी मैंने दो तीन बारी करके रखा, अब मुझे कोडिंग लिखना आ गया था। हाँ, ठीक है, तो क्योंकि उसका वो समझ में आ जाता है कि मैकेनिज्म क्या चल रहा है इसके पीछे। तो इसको मैं सेव करता हूँ, फिर इसको नो करूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास टू। क्लास 2। और ये सेव।